गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का वह दौर है जिसे स्वर्ण युग कहा गया। परंतु स्कंदगुप्त 455-467 की मृत्यु के बाद साम्राज्य एक ऐसे चरण में प्रवेश करता है जो कई दशकों तक राजनीतिक कमजोरी, आर्थिक संकट, विदेशी आक्रमण और प्रशासनिक विभाजन का केंद्र बन गया। 467 से 585 तक गुप्त साम्राज्य लगातार सिकुड़ता गया और अंततः उत्तर भारत में अनेक छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो गया। अवंती का आरंभ। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद कोई भी शासक सशक्त, सैन्य प्रवीण और केंद्रीकृत प्रशासन देने में सक्षम नहीं रहा। साम्राज्य तुरंत उत्तराधिकार संघर्ष प्लस हूण आक्रमण प्लस आर्थिक क्षरण तीनों का सामना करने लगा। पुरुगुप्त 467-476 ई शासनकाल 467-476 स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी। पुरुगुप्त को इतिहास में एक कमजोर, सीमित अधिकार वाले, संकटग्रस्त शासक के रूप में जाना जाता है। विशेषताएं: स्थानीय राजवंश मजबूत हूण, सक्रिय प्रांतीय स्वायत्तता बढ़ी, गुप्त प्रशासन की उच्च इकाइयों का प्रभाव घटा। महत्व: पुरुगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। कुमारगुप्त द्वितीय 476-495 ई शासनकाल 476-495। पुरुगुप्त का पुत्र, परंतु राजनीतिक रूप से निर्बल। विशेषताएं: हूणों के छोटे छोटे दल पंजाब, काबुल, पश्चिमोत्तर भारत में स्थायी रूप से जमने लगे। साम्राज्य की आय घटने लगी, सिक्कों की शुद्धता में कमी, व्यापार मंद पड़ा। प्रशासन: गुप्त प्रशासन अपने केंद्रीकृत स्वरूप से हटकर स्थानीय केंद्रों पर निर्भर होने लगा। बुरगुप्त लगभग 477-500 ई शासनकाल 477-500। कुछ इतिहासकार इसे लगभग 476-495 भी मानते हैं। स्रोत: एरान स्तंभलेख, नालंदा लेख। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है बुरगुप्त का प्रभाव पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार में था, जबकि पश्चिमोत्तर भारत हूणों द्वारा ग्रसित हो चुका था। राजनीतिक स्थिति: उत्तर पश्चिम पूरी तरह हूण आक्रमण से जर्जर, पश्चिमी भारत, मालवा, पंजाब, सौराष्ट्र हूणों के नियंत्रण में, पूर्वी भारत गुप्त अधीन पर कमजोर। नारसिंहगुप्त बालादित्य 500-530 ई शासनकाल 500-530। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में बालादित्य का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रसिद्ध घटना: हूण नरेश मेहरकुल के साथ संघर्ष। परंपरा कहती है कि बालादित्य ने उसे पराजित या दबाया। हालांकि इतिहासकारों में इस विजय पर मतभेद है। धार्मिक स्थिति: बौद्ध संरक्षण, नालंदा का विस्तार, धार्मिक दान। महत्व: गुप्त साम्राज्य के पतन को क्षणिक रूप से रोकने में भूमिका। भानुगुप्त लगभग 510-513 ई शासनकाल 510-513। सीमित क्षेत्र वाला शासक। स्रोत: ईरान अभिलेख 510 ई। इस अभिलेख में लिखा है भानुगुप्त ने शत्रुओं से संघर्ष किया। यह शत्रु हूण ही माने जाते हैं। स्थिति: गुप्त साम्राज्य अब सिर्फ मध्य भारत के कुछ भागों तक सिमट चुका था। वन्यगुप्त 510-540 ई शासन 510-540। बंगाल, पूर्वी भारत के कुछ भागों पर प्रभाव। स्रोत: ताम्रपत्र। इससे ज्ञात होता है कि वन्यगुप्त की सत्ता अब स्थानीय
केंद्र से लगभग स्वतंत्र हो चुकी थी। विशेषता: पूर्वी गुप्त शाखा अब मूल गुप्त साम्राज्य से अलग एक क्षेत्रीय शक्ति बन चुकी थी। कुमारगुप्त तृतीय 540-585 अंतिम स्वतंत्र शासक। शासनकाल 540-550। गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रमुख शासक। स्थिति: अब केवल मगध, बिहार, बंगाल के कुछ भाग गुप्त नियंत्रण में थे। विशेषताएं: केंद्रीय सत्ता समाप्त, प्रांतीय एकाधिकार, हूणों की संपूर्ण विजय, गुप्त प्रशासन का अंत। इस प्रकार 585 तक गुप्त साम्राज्य एक छोटे राज्य के रूप में सिमट गया और अंततः समाप्त हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। हूण आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण। श्वेत हूण तोरणमाण मिहिरकुल लगातार भारत के उत्तर पश्चिम से आक्रमण करते रहे। स्कंदगुप्त ने रोका पर बाद के शासक नहीं रोक सके। कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी। पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, वन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय सभी राजनीतिक रूप से कमजोर, विभाजित, संकटग्रस्त, जिससे साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति समाप्त होती गई। प्रशासनिक विखंडन। गुप्तकाल की प्रांत प्रणाली, भुक्ति, विषय, नगर, ग्राम स्कंदगुप्त के बाद ढहने लगी। प्रांतीय अधिकारी, उपरिक्त, विषप्ति, नगराध्यक्ष केंद्र से स्वतंत्र होने लगे। आर्थिक संकट। कारण: युद्ध, व्यय, व्यापार की गिरावट, रोमन व्यापार समाप्त, भूमि दान अत्यधिक बढ़ना, राजस्व समाप्त। परिणाम: सिक्कों की गुणवत्ता में कमी, राजकोष खाली, सेना चलाने में कठिनाई। व्यापार और समुद्री गतिविधि का पतन। भारतीय व्यापारियों के लिए रोम, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया मार्ग कमजोर हुए। सड़कें असुरक्षित, व्यापारी समूहों का पलायन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग बंद। सामाजिक परिवर्तन। भूमि दान, ब्राह्मण भूमि मालिक किसानों पर कर भार, स्थानीय सरदार शक्तिशाली, केंद्र कमजोर। सांस्कृतिक ठहराव। गुप्तकालीन कला, वास्तुकला, मूर्तिकला अब लगभग रुक गई। धार्मिक दान घटा, सांस्कृतिक गतिविधियां कम हुई। गुप्त साम्राज्य के पतन का समग्र मूल्यांकन। राजनीतिक विखंडन, कमजोर शासक, साम्राज्य का टूटना। सैन्य हूणों का अत्यधिक दबाव, सैन्य आर्थिक कमी। आर्थिक व्यापार बंद, सिक्के कमजोर, राजस्व समाप्त। सांस्कृतिक कला, साहित्य, स्थापत्य की प्रगति रुक गई। ऐतिहासिक महत्व। 585 के बाद भारत विभाजित सामंतों, क्षेत्रीय राज्यों, हूण प्रभाव के पथ पर चला, जब तक कि हर्षवर्धन 606 ने पुनर्गठन की कोशिश नहीं की। समाप्ति 467-585 तक गुप्त साम्राज्य का अवंती काल भारतीय इतिहास में एक संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है। यह काल दिखाता है कि बाहरी आक्रमण प्लस आर्थिक गिरावट प्लस कमजोर नेतृत्व प्लस प्रशासनिक बिखराव मिलकर किसी भी विशाल साम्राज्य को समाप्त कर सकते हैं। गुप्त युगीन संस्कृति और शासन। गुप्त युग 4ठी-6ठी सदी ई भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय राजनीतिक केंद्रीयकरण, सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा और उच्च संस्कृति का विकास एक साथ दिखाई देता है। गुप्त प्रशासन मौर्य परंपरा प्लस स्थानीय भारतीय प्रशासन प्लस गुप्त नवाचार का संयुक्त स्वरूप था। गुप्त शासन व्यवस्था। गुप्त शासन प्रणाली का मूल आधार था केंद्र, प्रांत, विषय, नगर, ग्राम और इन सब के ऊपर सम्राट की सर्वोच्च सत्ता। सम्राट
सम्राट, सर्वोच्च सत्ता, धार्मिक अधिकार, सैन्य प्रमुख, विभाजित प्रांतों पर नियंत्रण। सम्राट के अधिकार: नीति निर्धारण, युद्ध और शांति, राजस्व व्यवस्था, नियुक्ति और दंड, धार्मिक दान, अभियान संचालन, साम्राज्य की एकता। विशेषता: गुप्त सम्राटों को कई उपाधियां मिली। विक्रमार्क, पराक्रम, परम भट्टारक, महेश्वर, परमहंस, परमेश्वर। विश्लेषण: गुप्त सम्राट ने स्वयं को दैवी सत्ता का प्रतिनिधि माना, परंतु राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा विकेंद्रित थी। सम्राट की शक्ति शास्त्रीय रूप से सर्वोच्च थी, पर व्यवहारतः प्रांतीय अधिकार भी मजबूत थे। अमात्य: अमात्य वर्ग गुप्त प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण, दफ्तर आधारित अधिकारी वर्ग था। अमात्य राज्य के अधिकारी, राज संबंधी कार्य, प्रशासनिक मार्गदर्शक, नीतिगत सहायक। कर्तव्य: राजस्व प्रबंधन, अभिलेख निर्माण, भूमि दान, नीतियों की निगरानी, राजा को सलाह, अधिकारियों की नियुक्ति। विशेषता: मौर्यकाल की तरह अमात्य गुप्त काल में व्यक्तिगत योग्यता प्लस राजकीय विश्वास पर आधारित पद था। मंत्री, मंत्रिपरिषद: गुप्त शासन में एक संगठित मंत्रिपरिषद मौजूद थी। मंत्रिपरिषद नीति सलाह, प्रशासनिक नियंत्रण, न्यायिक सहायता, सैन्य मामलों में सहायक। मुख्य मंत्री, स्थापत्य मंत्री, सैनिक मंत्री। भारतीय ग्रंथों में इस समय के मंत्रियों के लिए उल्लेख है। विश्लेषण: सम्राट अंतिम निर्णय करता था, पर मंत्रिपरिषद उसका सलाहकार, नीतिगत सहायक और प्रशासनिक समन्वयक थी। केंद्रीय अधिकारी: अब हम विशेषतः उन पदों का अध्ययन करते हैं जो आपने पूछे हैं। प्रतिहार, महाप्रतिहार, महासेनापति, महासंधि विग्रहिक, दंडपाशिक, विन्यस्थितिस्थापक, कुमारामात्य। प्रतिहार एवं महाप्रतिहार। प्रतिहार: राजा के महल और दरबार के उच्च सुरक्षा अधिकारी। कार्य, सुरक्षा, दरबार व्यवस्था, सम्राट की रक्षा, दरबारी अनुशासन। महाप्रतिहार: प्रतिहारों का सर्वोच्च प्रमुख। विशेषताएं: दरबार के उच्च पदाधिकारियों का नियंत्रण, राजकीय मेहमानों की व्यवस्था, महल प्रशासन। विश्लेषण: यह पद दर्शाता है कि गुप्त काल में राजदरबार सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत संगठित थी, जो साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। महासेनापति: महासेनापति सेना का सर्वोच्च कमांडर, सैन्य नीति, युद्ध संचालन, सीमांत सुरक्षा। कार्य: सेना का निरीक्षण, युद्ध की तैयारी, सीमावर्ती जनजातियों पर नियंत्रण, घुड़सवार, हथियार, गजदल का प्रबंधन। विश्लेषण: मौर्यकाल की तुलना में गुप्त सेना अधिक क्षेत्रीय और सामंती सहयोग पर आधारित थी। महासेनापति की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हुई क्योंकि गुप्त काल में हूण, शक, नाग विद्रोह लगातार थे। महासंधि विग्रहिक: कार्य, कूटनीति, संधियां, विदेशी संबंध, शांति वार्ता, राजनयिक पत्राचार। यह पद गुप्तकाल विशेष की देन माना जाता है। मौर्यकाल में ऐसा स्पष्ट पद नहीं था। विश्लेषण: यह पद दर्शाता है कि गुप्त सम्राटों ने विदेश नीति और कूटनीति को पहली बार व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया। दंडपाशिक: दंडपाशिक दंडाधिकारी, कानून व्यवस्था, अपराधी नियंत्रण, दंड विधान का पालन। कार्य: अपराध सप्रेशन, कैदी प्रबंधन, राजकाज में अनुशासन, न्यायिक कार्यवाही में सहायता। विश्लेषण: यह दर्शाता है कि गुप्त काल में स्थानीय न्याय प्लस दंड कानून प्लस पुलिस व्यवस्था का संगठित रूप था। विन्यस्थितिस्थापक: यह पद धार्मिक, नैतिक अनुशासन की स्थापना से संबंधित माना जाता है। अर्थ:
विनय, नियम की स्थिति को स्थिर रखने वाला। कार्य। मठ विहार धार्मिक संस्थाओं में अनुशासन सुनिश्चित करना, दान अनुदान के नियमों का पालन, धार्मिक संहिताओं के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। विश्लेषण। यह पद दिखाता है कि गुप्त काल में बौद्ध, जैन, वैदिक स्थानीय धार्मिक संस्थाओं को राज्य संरक्षित अनुशासन प्रणाली प्राप्त थी। कुमारामात्य। गुप्तकाल का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद। कुमारामात्य राजकुमारों के प्रमुख सलाहकार, राज प्रशासन में विशेषज्ञ अधिकारी, राज्याभिषेक दायित्व। काम। राजकुमारों को प्रशासनिक शिक्षा प्रशिक्षण, भूमि दान, ताम्रपत्रों, राजाज्ञाओं का निर्माण, नगर प्रांत निरीक्षण, केंद्र से आदेश प्रांतों तक भेजना। विश्लेषण। यह पद प्रमाण है कि गुप्त काल में राज्य प्रशासनिक शिक्षा और राजकुमार प्रशिक्षण की संगठित व्यवस्था थी। गुप्त प्रशासन का समग्र विश्लेषण। केंद्रीकरण पर आधारित पर अत्यधिक विकेंद्रित रूप। राजा सर्वोच्च पर प्रांतों को व्यापक अधिकार। Hierarchical. सम्राट, मंत्री, अमात्य, केंद्रीय अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी, ग्राम अधिकारी। शाही सुरक्षा और सैन्य संगठन विकसित। प्रतिहार, महाप्रतिहार, महासेनापति महत्वपूर्ण। कूटनीतिक पद विशेष रूप से विकसित। महासंधिविग्रहिक गुप्तकाल की विशेषता। धार्मिक और नैतिक अनुशासन पर राज्य का ध्यान। विन्यस्थित स्थापक इसका प्रमाण। प्रशासन का भूमि दान आधारित ढांचा। भूमि दान साम्राज्य का आर्थिक ढांचा बदलता गया और अंत में पतन के प्रमुख कारणों में से एक बना। गुप्त प्रशासन मौर्य प्रशासन से अधिक सूक्ष्म, सांस्कृतिक और विकेंद्रित था। गुप्त काल का शासन अधिक निजी योग्यता प्लस ब्राह्मण, भूमि दान प्लस सामंती शक्ति प्लस धार्मिक संगठन पर आधारित था। गुप्त युग शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, साहित्य व विज्ञान। एक विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्याय। गुप्त युग 320-585 भारतीय इतिहास का वह काल है जिसमें शासन व्यवस्था, प्रशासन, संस्कृति, विज्ञान, धर्म, कला, अर्थव्यवस्था सब अपने सर्वोच्च उत्कर्ष पर पहुंचे। अब प्रत्येक उपखंड को विस्तार से समझते हैं। प्रांतीय शासन। गुप्त साम्राज्य प्रशासनिक रूप से कई प्रांतों में विभाजित था जिन्हें भुक्ति कहते थे। मुख्य पद उपरिक, उपारिका, भुक्तिप्ति, दंडनायक। ये अधिकारी सीधे केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते थे और प्रांत का नियंत्रण संभालते थे। कार्य। प्रांतीय राजस्व, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, भूमि दान, कृषि प्रबंधन, स्थानीय विद्रोह नियंत्रण, प्रांतीय न्याय। विशेषताएं। गुप्त प्रशासन में मौर्यकाल जैसा कठोर केंद्रीकरण नहीं था। प्रांतीय प्रशासन अर्धस्वायत्त और वास्तविक नियंत्रण स्थानीय हाथों में था। विश्लेषण। यह बिंदु महत्वपूर्ण है कि इसी प्रांतीय स्वायत्तता ने आगे चलकर गुप्त साम्राज्य के अवंती 467-585 में प्रमुख भूमिका निभाई। जिला प्रशासन। भुक्ति के नीचे प्रशासन विषय जिला में विभाजित था। मुख्य अधिकारी विशप्ति, आयुक्त, दंडाध्यक्ष। ये अधिकारी कर संग्रह, ग्राम निरीक्षण, अपराध नियंत्रण और भूमि विवाद समाधान करते थे। विश्लेषण। जिला स्तर पर गुप्त शासन सबसे अधिक कारगर दिखाई देता है। यहाँ प्रशासनिक नियंत्रण व सामाजिक संपर्क सबसे मजबूत था। नगर प्रशासन। महत्वपूर्ण नगर पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, मैथिला, वाराणसी, नालंदा। नगर प्रशासन के अधिकारी
नगराध्यक्ष, नगरश्रेष्ठी, शुल्का प्रमुख, गणिकाध्यक्ष। व्यापार, निर्माण, यातायात, कर संग्रह, न्याय, सफाई, करिश्माई व्यवस्था सब संभालते थे। विश्लेषण। नगरों में विभिन्न कारीगर संघ, गिल्ड्स बटा श्रेणी अत्यंत शक्तिशाली थे। स्वर्णकार, कुंभकार, रेशमकार, तेली, नाविक, व्यापारी। इन संघों ने गुप्त काल की आर्थिक उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्राम प्रशासन। गुप्त प्रशासन की रीढ़ ग्राम, विलेज था। मुख्य पदाधिकारी ग्रामिक, ग्रामाध्यक्ष, कुटुंब श्रेणियां, ग्राम सभा। कार्य भूमि मापन, कर संग्रह, सिंचाई, विवाद निपटारा, दलित वर्ण, सामाजिक व्यवस्था संभालना। विश्लेषण। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन अर्धस्वायत्त था। ग्राम पंचायतें सामाजिक, न्यायिक मामलों में बहुत प्रभावी थी। न्याय प्रशासन। गुप्त प्रशासन न्याय व्यवस्था को धर्मशास्त्र प्लस राजशास्त्र प्लस स्थानीय प्रथा के आधार पर चलाता था। स्तर सम्राट, प्रांतीय न्यायालय, जिला न्यायालय, ग्राम न्यायालय, गिल्ड न्यायालय। न्यायाधीश राजा, दंडनायक, महादंडनायक, न्यायाध्यक्ष। अभिलेखों में विन्यस्थित स्थापक भी। विशेषताएं। दंड कठोर, मृत्यु दंड दुर्लभ। दंड में आर्थिक दंड, फाइन्स, प्रमुख व्यापारिक विवाद संघों द्वारा निपटाए जाते थे। विश्लेषण। गुप्त न्याय व्यवस्था ने स्थानीय परंपराओं और सामाजिक मानदंडों को सर्वोच्च स्थान दिया। सैन्य संगठन। गुप्त सेना मौर्यकाल जैसी विशाल नहीं थी, परंतु घुड़सवार सेना प्लस धनुर्धारी प्लस हाथी सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। मुख्य अधिकारी महासेनापति, बलाध्यक्ष, महाप्रतिहार, दंडनायक। सेना का ढांचा। पदाति, इन्फैंट्री, घुड़सवार, कैवलरी, रथ, चैरियट, कम, गजदंड, एलिफेंट कॉर्प्स, धनुधर, विशेष बल। विश्लेषण। गुप्त सेना सामंती सहयोग प्लस प्रांतीय सेनाओं पर आधारित थी, जिससे अत्यधिक युद्धों के समय सम्राट को कठिनाई होती थी। विशेष रूप से हूण आक्रमणों के समय इसकी कमजोरी दिखी। भूमि एवं राजस्व व्यवस्था। गुप्त काल में भूमि ही राजस्व का मुख्य स्रोत थी। भूमि प्रकार कृषि भूमि, अनुदान भूमि, उपजाऊ, सिंचित, असिंचित। राजस्व अधिकारी कुलप आयुक्त, विशप्ति, उन्नायक, दंडाध्यक्ष। राजस्व प्रणाली। भूराजस्व भोग कर, उपहार, शुल्क, वन कर, सिंचाई कर। भूमि दान प्रथा। ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, शैक्षणिक संस्थानों को बहुत अधिक भूमि दान। विश्लेषण। भूमि दान की बढ़ती परंपरा ने राजस्व घटाया, प्रांतीय शक्तियों को बढ़ाया, साम्राज्य को कमजोर किया। यही गुप्त साम्राज्य के पतन का बड़ा कारण बना। सामाजिक जीवन। गुप्त काल का समाज वर्ण आधारित, ग्रामीण, पितृसत्तात्मक था। मुख्य विशेषताएं। ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान, वर्ण व्यवस्था कठोर, सती प्रथा का प्रारंभ, कौटिल्य अर्थशास्त्र की सामाजिक मान्यताओं का पालन, स्त्रियों की भूमिका सीमित परंतु कुछ राज परिवारों में शिक्षा का अधिकार। विश्लेषण। गुप्त काल में सामाजिक संरचना इतनी कठोर हो गई कि बाद के सामंती समाज का बीज यहीं पनपा। आर्थिक जीवन। गुप्त युग भारत का एक आर्थिक उन्नति का काल था। मुख्य तत्व। व्यापार, कृषि, उद्योग, श्रेणी संगठन, समुद्री व्यापार, रेशम मार्ग। उद्योग। धातु, वस्त्र, रेशम, मिट्टी, शिल्प, हस्तशिल्प, हाथी दांत का काम। व्यापार। आंतरिक व्यापार, श्रेणी आधारित विदेशी व्यापार, दक्षिण एशिया, श्रीलंका, चीन, रोम,
बाद में मंद। विश्लेषण। गुप्त अर्थव्यवस्था शिखर पर पहुंची, पर 485 के बाद हूण आक्रमण प्लस व्यापार मंदी प्लस भूमि दान ने इसे कमजोर किया। धार्मिक जीवन। गुप्त युग उदार धार्मिकता का काल था। धार्मिक स्थिति। वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन स्थानीय संप्रदाय सभी को संरक्षण। विशेषताएं। विष्णु की पूजा, दशावतार सिद्धांत, शिव के मंदिर, बुद्ध विहार, जैन तीर्थ। विश्लेषण। गुप्त धर्म सहिष्णु था, परंतु समाज में ब्राह्मणवाद और पुरोहितवाद फिर से प्रबल हुआ। साहित्य एवं विज्ञान। संस्कृत का स्वर्ण युग। कालिदास, विष्णु शर्मा, भास, दंडी, वात्स्यायन, पुराण, धर्मशास्त्र, काव्य, नाटक, महाकाव्य। विज्ञान। आर्यभट्ट, दशमलव का मान, खगोलशास्त्र, वराहमिहिर, बृहत संहिता, ग्रह शास्त्र, धन्वंतरी, आयुर्वेद, चिकित्सा, नागार्जुन, रसायन शास्त्र। विश्लेषण। गुप्त युग ने भारतीय विज्ञान को विश्वस्तर की ऊंचाई दी। इस युग के वैज्ञानिक योगदान आज भी गणित, खगोलशास्त्र की नींव है। समग्र निष्कर्ष। गुप्त युग शासन प्रणाली, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, धर्म हर स्तर पर महान उन्नति का काल था। परंतु भूमि दान की अधिकता, सामंतीकरण, घूण आक्रमण, प्रांतीय स्वायत्तता के कारण 467-585 के मध्य साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ। हुआ।